ओके, लेट्स गो एवरीवन। सर हेडिंग डालेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। नया टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज या एंड एक्सचेंज रेट, जो भी डिपेंडिंग अपॉन योर बुक वो लिखा रहेगा, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, ये हेडिंग डाल लीजिए सब कोई। और अगर लॉजिकली अपने बात करें, दिस वुड बी अवर लास्ट मैक्रो का टॉपिक, ठीक है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये अपने लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। सो यहां पर ध्यान से सुनना डिस्कशन को। सर ऐसा है, एक कंपनी, सुन लो सुन लो सुन लो, एक कंपनी हिसाब बनाता है, एक कंपनी हिसाब बनाता है। क्या हिसाब बनाता है सर? एक कंपनी इस बात का पूरा कैलकुलेशन करके रखता है कि कितना पैसा कंपनी में आया और कितना पैसा कंपनी से गया। ठीक। एक कंपनी ये काम नहीं करेगा, तुम्हारा अगर बिजनेस होगा तुम ये काम नहीं करेगा, करेगा। हटा दो इस बात को, इसी को एक्सट्रापोलेट करके कंट्री पर ले जाओ। तो अगर एक कंट्री, मान लो इंडिया का अपने बात कर रहे हैं, विदेशों से, फॉरेन से इंडिया में पैसा आ रहा है, एट द सेम मोमेंट इंडिया से पैसा जा रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, वो एक सेकेंडरी मैटर है। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, इसी चीज को अगर हम लोग हर ईयर का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने लग जाएं, उस रिकॉर्ड का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कुछ नहीं है, एक एक हिसाब है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक हिसाब है जो एक कंट्री बनाती है, जो एक कंट्री मेंटेन करती है। किन चीजों का सर? उन चीजों का, उन पैसों का जो कंट्री में आ रहा है या कंट्री से जा रहा है। कम ऑन यार, क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? क्वेश्चन नंबर वन। और जो लिखवाएंगे एग्जैक्ट वही लिखने का अपने को। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? स्क्रीन पे जो लिखा है वो मत लिखना, हम अपने आप बता देगा क्या लिखना है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लिखा क्वेश्चन। अब देखो जो हम बोला और जो लिखा रहा है वो सेम है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। लिखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। लिखो एवरीवन, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। Balance of payment is a systematic record of all economic transactions. Balance of payment is a systematic record. Balance of payment is a systematic record of all economic transactions. Balance of payment is a systematic record of all economic transactions between residents of one country, between residents of one country, between residents of one country and residents of foreign countries, and residents of foreign countries and residents of foreign countries, huh, during a given period of time, during a given period of time, and residents of foreign countries during a given period of time, usually 1 year, during a given period of time, usually 1 year, during a given period of time, usually 1 year। लिख लिया क्या आप लोगों ने ये डेफिनेशन? तो चलो एक बार फिर से अपने बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक, एक बार और, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टम, एक और बार, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ एंड रेसिडेंट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली। चलो एक बार फिर से बोलो, बैल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 year। एक और बार बोलेंगे, बोलो क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ वन कंट्री एंड रेसिडेंस ऑफ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली। चलो ठीक है, तो ये डेफिनेशन लर्न हो जाना चाहिए। एक बार और ये डेफिनेशन बोलेंगे, बोलो क्या? इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल, यूजुअली 1 year। चलो अब एक बार डेफिनेशन पूछेंगे, विशाल आप सुनाइए डेफिनेशन।
ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ, खुशहाल बोलना। बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री, यूजुअली 1 ईयर। ठीक है, चलो ये हो गया। आप बोलना रितिका। ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 1 ईयर। एक बार और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, बोलो। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन अ रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री। अब हम एक बार लास्ट टाइम बोलेंगे एंड उसके बाद अपने लोग आगे बढ़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 1 ईयर। खत्म हो गया, ये डेफिनेशन हो गया अपने लोग का खत्म। अब आप लोग सोच के देखो, मैं फिर से आपको एक कंपनी के, आपको एक बार फिर से एक कंपनी के अकाउंट्स में लेकर जाऊंगा, है ना। मैंने बोला ना, जैसे कंपनी हिसाब बनाती है वैसे कंट्री भी हिसाब बनाती है। आप लोगों को याद होगा एक कंपनी के केस में, आप लोग सब सुनना बात को, आप लोग जो है एक स्टेटमेंट बनाते हो, पैसे आए और पैसे गए। तो एक साइड को बोलते थे क्रेडिट साइड और एक साइड को बोलते थे, ये तो पता है अकाउंट्स में ये होता है ना। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर होता है, एग्जैक्टली सेम चीज भी यहां पर होता है। अगर हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है ना, उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड में। तो इफ देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वॉट एवर यू कॉल इट, हम लोग उसको क्रेडिट आइटम बोलते हैं, है ना। एंड इफ देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम लोग उसको डेबिट आइटम बोलते हैं। तो पहला बात तो ये लिख लो, क्रेडिट आइटम डैश दे के इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड डेबिट आइटम आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट आइटम इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डेबिट आइटम आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट आइटम इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डेबिट आइटम आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Hello, yaar. Is it crystal clear, everyone? Yes, sir. So, inflow of foreign exchange is a credit item and outflow of foreign currency is a debit item. Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is done. ठीक है। तो अब हम लोग अगर आगे डिस्कशन करेंगे, तो एक कंट्री का हाइपोथेटिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट तुम देखो यहां पर, ये देखो यहाँ पे। तो तुम लोग एक चीज देखेगा, ज्यादा माथा मत लगाना भी, करंट और कैपिटल देख के मत घबरा जाना। तुम लोग खाली देखो क्रेडिट रिसीट, क्रेडिट और डेबिट। तुम देखो जो भी पैसा आ सकता है जिस चीजों से, वो देखो क्रेडिट साइड में है, और जिससे भी जा सकता है वो डेबिट साइड में। पर हाँ, अब वापस से अकाउंट्स में आओ। तुम लोग देखो अकाउंट्स में ना, पक्का है तुम्हारे टीचर्स तुमको अकाउंट्स में बताए हैं दो क्लासिफिकेशन बिटवीन करंट एंड नॉन करंट आइटम्स, यस और नो। कुछ होते हैं करंट और कुछ होते हैं नॉन। एग्जांपल असेट का ही बात कर लेते हैं, करंट असेट्स होता है और नॉन करंट असेट्स होता है। इकोनॉमिक्स में ये बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स में बस जो लैंग्वेज अपने यूज करते हैं वो करंट और नॉन करंट यूज करने की जगह करंट और कैपिटल करते हैं। तो एक सेकेंड, तो जो पैसा आया उसका भी दो पार्ट्स है, करंट और कैपिटल, और जो पैसा गया उसका भी दो पार्ट्स है, करंट और कैपिटल, करंट और कैपिटल। अच्छा, एक एक करके अभी बात को समझेंगे, है ना। बीओपी के अंदर सुनते चलना बात को। बाय द वे, ये जो करंट और कैपिटल का भी क्लासिफिकेशन स्क्रीन पर है, ये फर्स्ट टाइम है कि पहले भी किसी टॉपिक में किया हुआ है? पहले भी किसी टॉपिक में किया हुआ है, किसमें याद करो, वो टैक्सेस वाला टॉपिक के अंदर। टैक्सेस वाला टॉपिक के अंदर हम लोग ने सेम कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। खैर, इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी इधर पे ध्यान दो, जो एक्सपेंडिचर है या इनकम है, या और बेटर बोलना चाहिए जो आउटफ्लो है और जो इनफ्लो है, सब कुछ जो आउटफ्लो है और जो इनफ्लो है, सबको दो दो पार्ट्स में बांटा जाता है। आउटफ्लो का भी दो पार्ट्स होता है, क्या बोलो? करंट और कैपिटल। इनफ्लो का भी दो पार्ट्स होता है, बोलो क्या? करंट और कैपिटल। आउटफ्लो का भी दो पार्ट्स होता है, बोलो क्या? करंट और कैपिटल। और इनफ्लो का भी दो पार्ट्स होता है, बोलो क्या? करंट और कैपिटल, करंट और कैपिटल। अभी क्लियर है इतना बात? अब आगे सुनना आप लोग, अब आगे सुनना आप लोग। एवरीवन, आर वी लिसनिंग? हाँ, ध्यान से सुनना।
करंट अकाउंट रिसीट्स, अभी खाली रिसीट्स का पैसा आने का बात कर रहा है, तो करंट अकाउंट रिसीट्स वो है, देखो सेम डेफिनेशन जो पहले भी पढ़ाया हुआ है तुम लोगों को। करंट अकाउंट रिसीट वो है जहां पे पैसा कंट्री में आया, अर्जुन ध्यान दो, जहां कंट्री में पैसा आया, पर वो कंट्री में पैसा आने की वजह से कोई असेट भी नहीं बेचना पड़ा, कोई उधार भी नहीं लेना पड़ा, तो ना असेट रिड्यूस हुआ ना लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, ना असेट रिड्यूस हुआ ना, ना असेट रिड्यूस हुआ ना, neither reduces the assets nor increases the liability, neither reduces the assets nor increases the liability। क्लियर है क्या? तो यार करंट अकाउंट रिसीट्स क्या होता है? वो रिसीट्स, बोलो ना, वो रिसीट्स जिसके आने पर, जिसके ना असेट बेचना पड़ता है, ना लोन लेना पड़ता है, ना, तो ये सर इसका एग्जांपल दो तब तो कुछ समझ में आए। एक कंट्री ने, हमारे कंट्री ने, मान लो कि हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है विप्रो, विप्रो ने फॉरेन में किसी ब्रांड को, फॉरेन में किसी भी ब्रांड का नाम आप लोग सोच लो, है ना, मान लो रोल्स रॉयस, विप्रो ने रोल्स रॉयस को कोई सर्विस प्रोवाइड किया, मान लो कुछ कॉल से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड किया, कुछ भी प्रोवाइड किया, तो रोल्स रॉयस इंडिया में पैसा भेजेगा, इसकी वजह से इंडिया को कोई एसेट बेचना पड़ गया? नहीं। इंडिया के ऊपर कोई उधार आ गया? नहीं। करंट अकाउंट रिसीट, वो पैसा जिसके आने की वजह से न तो असेट बिकता है न लायबिलिटी सर पर आता है, ऐसे रिसीट को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट अकाउंट रिसीट। सब कैपिटल अकाउंट रिड्यूस, कैपिटल अकाउंट रिसीट्स क्या होता है? यहां पे दर्द होगा, पैसा तो आएगा, पैसा तो आएगा, पर पैसे आने की प्रक्रिया में क्या तो हमारे कंट्री का असेट बिकेगा, या अगर असेट नहीं बिका तो सर पे लायबिलिटी। याद करो 1991, सबको पता 1991 में क्या हुआ था, इंडिया को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन मांगना पड़ गया था, मनमोहन सिंह जी वाज द फाइनेंस मिनिस्टर देन, है ना, सबको पता ये बात। अब तो जब 91 में ये काम हुआ, इंडिया के ऊपर लोन आया, पैसा आया इंडिया में बाहर से, पर इंडिया के सर पर लोन आया, हाँ, तो दैट इज अ कैपिटल अकाउंट रिसीट। या मान लो इंडिया को अपना कुछ गोल्ड बेचना पड़ गया उस पैसे को लाने के लिए, तो वो भी कैपिटल अकाउंट रिसीट है, क्योंकि असेट कम हुआ ना, मैं क्या बोला, असेट का घटना, असेट का घटना या लायबिलिटी का बढ़ना, असेट का घटना या लायबिलिटी का, दोनों क्या है, दोनों क्या है, परफेक्ट है। तो लिख लो, लिख लो, फटाफट फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो ये बात। करंट अकाउंट रिसीट नाइदर रिड्यूसेस असेट नॉर increases liabilities, और कैपिटल अकाउंट रिसीट आइदर रिड्यूसेस असेट और increases the liability, आइदर रिड्यूसेस असेट और बोलो बोलो increases the liability। याद रखना कैपिटल अकाउंट रिसीट जो है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, कैपिटल अकाउंट रिसीट जो होता है बोलो नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, और करंट अकाउंट रिसीट जो होता है वो होता है रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, तो करंट अकाउंट रिसीट का क्या डेफिनेशन है यार? इट इज दोज रिसीट्स, अच्छा एग्जांपल दीजिए सर, वो तो हम सबका लिखवाएगा, उसका तुम छाप मत लो, पर करंट अकाउंट रिसीट्स क्या? इट इज दोज रिसीट्स विच नाइदर रिड्यूस एनी असेट नॉर, और कैपिटल अकाउंट रिसीट आइदर रिड्यूसेस द असेट और इंक्रीजेस द, यू नो दिस नाउ। चमका क्या? आगे बढ़ते हैं, ये हो गया
अभी नेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने रिसीट्स का बताया वैसे ही पेमेंट्स, वैसे ही बोलो बोलो, अरे वैसे ही अब पेमेंट भी दो तरीके का होता है, बोलो क्या, करंट अकाउंट और करंट अकाउंट और अरे करंट अकाउंट और तुमको समझ आ गया, करंट अकाउंट, अरे यार हमने किसी फॉरेन से सर्विस लिया, किसी फॉरेन बिजनेस से हमने सर्विस लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये इंडिया के बाहर का है। हमने यार प्राइस वाटर हाउस कूपर, ख्याल इंडिया में है, इंडिया में भी है इसका ब्रांच, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने प्राइस वाटर हाउस कूपर जो बाहर है ऑफशोर है, उससे मैंने कोई सर्विस लिया फॉर एग्जांपल, तो मैं यार पैसे भेजूंगा वहां पे, उस प्रोसेस में कंट्री का कोई एसेट थोड़ी क्रिएट हो गया, या कोई लाइबिलिटी थोड़ी बुझ गया, खत्म थोड़ी हो गया, नहीं, तो दैट इज करंट अकाउंट पेमेंट्स। मतलब जिसको करने के प्रोसेस में ना असेट इंक्रीज होता है ना लाइबिलिटी रिड्यूस होता है, पर कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स क्या होता है, जिसमें इधर और होगा, जिसमें इधर और होगा, क्या तो इंक्रीज इन असेट होगा, उस खर्चे की वजह से असेट आएगा, उस खर्चे की वजह से, या कुछ पुराना लायबिलिटी है वो कम हो जाएगा, कुछ पुराना लायबिलिटी है वो कम, दोनों में से कुछ तो फायदा होगा। समझ आया क्या, ये दोनों लिख लो सर आप, लेकिन एग्जाम्पल नहीं दे रहा, हम लोग देख रहे हैं अभी, देता है सब एक एक करके आएगा ना। ये हो गया करंट अकाउंट पेमेंट्स और ये हो गया कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स। तो देखो ऐसा है कि चाहे रिसीट हो या पेमेंट हो, रिसीट में पैसा आ रहा है ये तो सबको पता है, बट क्या इंपैक्ट दे रहा है, करंट अकाउंट में ऐसा है कि ना तो मेरे पास पैसा आने की वजह से असेट बिकेगा, ना मेरा लायबिलिटी खड़ा होगा बढ़ेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट रिसीट में होता है, क्या तो मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा या मेरा कोई असेट घटेगा। आई एम श्योर आपको क्लियर है, शो ऑफ हैंड्स, कम ऑन एवरीवन, इज इट क्लियर यार, यस सर वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे करंट अकाउंट पेमेंट्स और कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स, करंट अकाउंट पेमेंट्स और कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स। अभी करंट अकाउंट पेमेंट और कैपिटल अकाउंट पेमेंट क्या होता है, ध्यान से समझना, देखो ध्यान से समझना, करंट अकाउंट पेमेंट में पेमेंट होगा तो कॉमन सेंस है, बट इस पेमेंट की प्रक्रिया में न तो आपके पास कोई असेट बढ़ेगा, नाइदर इंक्रीजेस असेट नॉर इट रिड्यूसेस एनी लायबिलिटी, बट कैपिटल अकाउंट पेमेंट विल आइदर इंक्रीज द असेट और, थैंक यू लिख लो। अब देखो, हेडिंग डालो, करंट अकाउंट रिसीट्स, हेडिंग डालो करंट अकाउंट रिसीट्स, रिसीट्स का मतलब क्रेडिट आइटम हो गया, हाँ, हेडिंग डालना करंट अकाउंट रिसीट्स क्रेडिट आइटम्स। अभी ध्यान से सुनना, देखो करंट अकाउंट रिसीट्स, सर अगर अपने लोग इसका बात करेंगे, ये सब होता है क्या बोलो, क्रेडिट आइटम्स, क्या होता है बोलो, क्रेडिट आइटम्स। अब अगर अपने लोग इसका बात करें नंबर वन, तो सबसे पहले, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, हाँ,
हाँ जी। जो करंट अकाउंट रिसीट्स होता है यानी कि क्रेडिट आइटम्स, उसमें पैसा आएगा, पर पैसा आने की वजह से कोई लायबिलिटी खड़ा नहीं होगा या कोई असेट नहीं बिकेगा। तो यहां पर सबसे पहला एग्जांपल है इसका, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, बाय द वे, गुड्स दिखता है। अरे गुड्स दिखता है, इसीलिए इसको विजिबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजिबल्स। क्या बोलते हैं? विजिबल्स। तो एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल्स आ जाए तो घबरा मत जाना एग्जाम में, अरे बाप रे, गुड्स का बात हो रहा है। ठीक है ना, इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे विजिबल्स। ठीक है। दूसरा है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनविजिबल्स। क्योंकि सर्विस तो तुम डिलीवर कर रहा है, बट इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन सी, है ना। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट्स। 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 गिफ्ट्स हो गया। एटसेट्रा। सर यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब समझता है? एक तरफा, जहां कुछ आ तो रहा है बट बदले में कुछ जा। अरे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं ना, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं यार, यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट्स का। फॉर एग्जांपल, है ना, आप लोग एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे बाहर, अच्छा किया आप लोग, परफॉर्म किए, आप लोग वापस से अपने कंट्री में आ गए एंड एवरीथिंग। तो वो यूनिवर्सिटी आपके लिए कोई गिफ्ट भिजवाया, या आप कोई फॉरेन में कंपटीशन चल रहा था उसमें पार्टिसिपेट किए, जीते, यूनिलैटरल है। यू आर नॉट गिविंग एनी सर्विस या प्रोडक्ट इन रिटर्न, दैट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीट्स। समझ में आया क्या? कोई भी गिफ्ट आया, कोई भी डोनेशन आया, जिसमें बदले में सामने वाला पेमेंट एक्सपेक्ट या सर्विस एक्सपेक्ट या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो यूनिलैटरल है। सर क्या इसको भी इसमें अपने इनविजिबल में गिनते हैं? हाँ, इसको भी अपने इनविजिबल में गिनते हैं। तो ये भी इनविजिबल्स के अंदर आएगा, लिख लेना बाजू में इनविजिबल्स। स्कॉलरशिप, एकदम, स्कॉलरशिप भी इसी में आ गया। स्कॉलरशिप क्या है? गिफ्ट ही है। सोच के देखा जाए तो स्कॉलरशिप गिफ्ट ही है, तो हाँ बिल्कुल इसमें ही आएगा। और कोई भी और इनकम रिसीट्स, एनी अदर इनकम रिसीट्स जो मैंने कवर नहीं किया हो, कोई भी और इनकम रिसीट्स वो यहां पर आता है। कोई भी और इनकम रिसीट्स जो यहां पर आता हो। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आया। सर यूनिलैटरल ट्रांसफर जो होता है उसमें टेंजिबल गुड्स का भी हो सकता है, पर विदुषी ऐसा है कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में जनरली आपका लॉजिक सही है कि कोई, मान लो प्ले स्टेशन मेरे को गिफ्ट किया, तो सर अगर कोई मेरे को प्ले स्टेशन गिफ्ट किया तो वो दिख रहा है, तो फिर वो आप इनविजिबल में क्यों किए? इट इज जनरली जो बुक में कैटेगराइजेशन है वो चल रहा है। लॉजिकली यू आर करेक्ट, लॉजिकली तो विजिबल और इनविजिबल यहीं पर बात खत्म हो जाना चाहिए था, बट बुक में दिया है तो आई एम रनिंग इट, है ना। वो जनरली वो लोग इनविजिबल में कैटेगराइज कर देता है ना। ठीक है। और ये हो गया इनकम रिसीट्स, और क्या हो गया फाइनली? इनकम रिसीट्स। ठीक है। इनकम रिसीट्स मतलब जो इसमें कवर्ड नहीं है। अच्छा, अब पेमेंट, करंट अकाउंट पेमेंट्स, हेडिंग डालो करंट अकाउंट पेमेंट्स। करंट अकाउंट पेमेंट्स सबसे पहले सर, सबसे पहले करंट अकाउंट पेमेंट्स में सबसे पहले क्या आएगा बोलो? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अरे गुड्स खरीदना। अब यहां पर देखना,
इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, फिर क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अरे इंपोर्ट ऑफ, लिखो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा है यूनिलैटरल पेमेंट्स, जैसे गिफ्ट आया वैसे गिफ्ट गया, यूनिलैटरल पेमेंट्स। यूनिलैटरल पेमेंट्स। और फोर्थ है इनकम पेमेंट्स। इनकम पेमेंट्स। इतना डन है क्या एवरीबॉडी? इतना डन है ना आप लोग का? राइट सर। तो ये इनकम पेमेंट्स और ये सब यहां पर कवर हो गया। अभी जस्ट अ मिनट ना। हाँ जी। सो एग्जैक्टली वेयर वी एंडेड, वहीं से बात को आगे बढ़ा रहा है। जस्ट अ मिनट। अभी यहां पर ध्यान दो, एवरीवन पे अटेंशन। विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल है ना, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ये सब आ गया। अभी यहां पर समझना, सबसे पहले जो आपको बताया था, लिख लो, मूवमेंट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज विजिबल ट्रेड, इज नोन एज विजिबल ट्रेड। सर आप कैपिटल अकाउंट का क्लासिफिकेशन लेकिन लिखा ही नहीं हो, लिखा देगा भी। तुम पहले ये तो लिख, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज विजिबल ट्रेड। मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज, बोलो बोलो, विजिबल ट्रेड। मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्री इज नोन एज विजिबल ट्रेड। यहां तक किसको किसको क्लियर है यार? चमका। अभी इनविजिबल आइटम्स में अपना सर्विसेज हो गया है ना? हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट है। इनविजिबल आइटम्स इन करंट अकाउंट इंक्लूड्स, करंट अकाउंट में इनविजिबल आइटम्स क्या है? नॉन फैक्टर सर्विसेज। क्या? नॉन फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज। सर मतलब क्या हुआ दोनों के बीच का? एक में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप जरूरी है, एक में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप जरूरी नहीं है। खैर अभी अपने डिस्कशन के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, तो इसके ऊपर बाद में हम आएगा। हाँ, यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये खाम का चीज है। इसमें आपको लिखा दिया गिफ्ट। यूनिलैटरल मतलब क्या होता है? वन साइडेड इंडेमनिटीज फ्रॉम डिफीटेड कंट्रीज। इंडेमनिटीज मतलब समझता है तुम लोग? कोई कंट्री को हरा दिया, ये तो जर्मनी, याद है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, उसमें क्या हुआ था? बेसिकली जर्मनी पिट गया था बुरी तरह से, फिर उसको वॉर कंपेंसेशन देना पड़ा था। तो वो जो वॉर कंपेंसेशन वो दे रहा था वो यूनिलैटरल था। अरे यस और नो? क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? यस सर। अब सुनो एवरीबॉडी, अभी हम लोग कैपिटल का बात नहीं कर रहे, करंट का बात कर रहे हैं। करंट अकाउंट का तीन तरीके का बैलेंस होता है, सरप्लस, डेफिसिट और एक होता है आपका करंट अकाउंट बैलेंस। जो पैसा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की वजह से, अच्छा पहले एक बात सर, आप ये तो बात किया ही नहीं। करंट अकाउंट के अंदर कितना तरीके का ट्रांजैक्शंस आता है? करंट अकाउंट के अंदर कितना तरह का ट्रांजैक्शन आता है? मेनली तीन, मेनली। सबसे पहला, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, बोलो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स गुड्स चिल्ला रहा है, दूसरा बोल तो रहा है। पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, और तीसरा, यस, ये तीन चीज इंक्लूडेड है करंट अकाउंट के अंदर। तीन चीजें आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल्स। किसको किसको क्लियर है? तो लिखो, अच्छा ये तो लिखा है ना, तो लिख लेना नोट,
करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस अभी यहां पर सुनना, अभी यहां पर समझना। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, नोट लिखा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, लिखा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कॉमा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, क्या हुआ बोलो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, कॉमा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, कॉमा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, चमका क्या बात? तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। अभी करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसमें तीन चीजें हैं, एक है करंट अकाउंट बैलेंस, एक है करंट अकाउंट सरप्लस, और एक है करंट अकाउंट, एक है करंट अकाउंट बैलेंस, एक है करंट अकाउंट सरप्लस, और एक है करंट अकाउंट। जो पैसा गया और जो पैसा आया, जो पैसा गया और जो पैसा आया, जो पैसा गया और जो पैसा आया इक्वल है करंट अकाउंट। जो पैसा आया ग्रेटर है कंपेयर टू जो पैसा, तो करंट अकाउंट। और अगर पैसा गया ज्यादा है कंपेयर टू पैसा आया। अच्छा अर्जुन मेरे को ये बताओ, करंट अकाउंट के अंदर तीन तरीके का ट्रांजैक्शन आता है, कौन सा तीन तरीके का ट्रांजैक्शन आता है अर्जुन? चलो ठीक है, ये लिख लो आप लोग जो सामने स्क्रीन पर है अब। तो करंट अकाउंट बैलेंस क्या है? व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। करंट अकाउंट सरप्लस व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ग्रेटर देन इंपोर्ट, और डेफिसिट में इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। ये क्लियर है क्या आप लोगों का? बोलो बोलो। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इसमें कुछ है? अच्छा सर, अच्छा एक अगर नेशन, देखो एक बात बताए तुमको, ओवरऑल में जो बैलेंस होगा ना वो हमेशा जीरो ही आएगा। ओवरऑल में करंट का नहीं, करंट प्लस कैपिटल का। सर आप ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझा नहीं हम लोग, क्या बोल रहे हैं हम लोग को समझ नहीं आया। अरे एक नेशन के पास ज्यादा पैसा पड़ा है तो दुनिया में किसी नेशन के पास पैसा कम होगा, तो उसके पास कम है मतलब उसके पास डेफिसिट है। तो वो अपना डेफिसिट को मीट कैसे किया? किसी से उधार लेकर। उधार कौन देगा? जिसके पास सरप्लस होगा। इसीलिए लिखा हुआ है देखो लास्ट में क्या, अ नेशन हैविंग करंट अकाउंट सरप्लस विल बी अ लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो लिखा है
Current account surplus signifies that the nation is a lender to the rest of the world, and current account deficit signifies that the nation is a borrower from rest of the world. Write it down immediately. Current account surplus. ये हो गया क्या? करंट अकाउंट सरप्लस डेफिसिट हो गया ना? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, हटाओ इसको। कैपिटल, ये है ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ द विच कॉजेज अ चेंज इन असेट और लायबिलिटी स्टेटस, विच कॉजेज अ चेंज इन असेट और, अरे यार तुम लोग को जो कैपिटल अकाउंट का डेफिनेशन भी लिखवाया है चेक कर लो, उसमें ये बताया है। अब आ गया तुम्हारा काम का चीज जो हम आपसे बात कर रहा था, इधर देखो। कैपिटल अकाउंट के अंदर याद है एग्जांपल नहीं लिखाया था, देखो करंट अकाउंट का लिखा है, कैपिटल अकाउंट का नहीं लिखा है। पहले ये लिखो, उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये लिखो कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स व्हाट व्हाट, पहले ये लिखो, फिर एक एक करके बात करते हैं। इधर ध्यान देना, नेट एफडीआई, नेट पोर्टफोलियो, नेट बोरोइंग्स, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। अच्छा, ऑफिशियल रिजर्व को ना ब्रैकेट में लिख लो, प्यार से अकोमोडेटिंग भी बोलते हैं। इसका एकदम लास्ट में बात होगा, अभी कोई काम का ही नहीं है ये। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस को अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स बोलो क्या? नेट एफडीआई, नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, नेट बोरोइंग्स, नेट एक्सटर्नल असिस्टेंस, और क्या है बोलो? ऑफिशियल। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। एफडीआई, सोच के देख, अब एक एक करके तुम लोग सब अग्री करेगा कैपिटल अकाउंट है। नेट मतलब आया और गया दोनों को सब्सट्रैक्ट करके, इधर ध्यान दो। एफडीआई, देखो दो इन्वेस्टमेंट्स है, एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट और फॉरेन पोर्टफोलियो, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट यूएस है, माइक्रोसॉफ्ट यूएस बोलता है कि यार चल इंडिया में भी मेरे को ना बिजनेस स्टार्ट करने का है। माइक्रोसॉफ्ट यूएस बोलता है कि चल मेरे को इंडिया में भी बिजनेस स्टार्ट करने का। तो माइक्रोसॉफ्ट यूएस क्या करता है? इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया नाम से, और डे टू डे मैनेजमेंट में इंटरफेयर करता है। तो एक बात बता, क्योंकि डे टू डे इंटरफेयर कर रहा है मैनेजमेंट में, इसलिए एफ डी आई है। वॉरेन बफे यूएस का इन्वेस्टर है, बर्कशायर हैथवे का, ये बोलता भैया सुन रहे हैं इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया कर रहा है। अब इंडिया से हमको क्या लेना देना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया कर रहा है, हमको रिलायंस इंडस्ट्री को चलाना थोड़ी है। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 5% शेयर खरीद के बैठ जाता है, और जब रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर ग्रो करता है वो बेच देता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब सेकंड इन्वेस्ट दोनों केस में हुआ, वॉरेन बफे सेकंड केस में और फर्स्ट केस में बिल गेट्स, दोनों इन्वेस्ट किया। बट पहला वाला यानी बिल गेट्स वाले भाई का गोल था टू एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री, ऑफ द बिजनेस इन द कंट्री। बट सेकंड केस में वॉरेन बफे को ये सबसे कोई लेना देना नहीं था। तो इन्वेस्टमेंट तो दोनों है, पर अगर किसी कंपनी का शेयर्स खरीद लो, अगर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का शेयर खरीद लिया तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। पर अगर कंपनी
बकायदा प्रॉपरली स्टार्ट किया तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेम चीज इंडिया। अबे रिलायंस जो है अभी अभी तो नहीं, 2 सवा 2 साल हो गया, रिलायंस जो है एक होटल का पूरा चेन खरीदा था बाहर में, ठीक है ना, और फिर एक टॉय का भी ब्रांड खरीदा था, क्या नाम है उसका, हेमलीज ना, हेमलीज नाम है ना, हाँ, हेमलीज खरीदा था। तो ये जो दोनों केस खरीदा वो तो बाहर का था, खरीदा रिलायंस। तो ये एफडीआई है क्योंकि रिलायंस एक्टिवली मैनेज कर रहा है। पर मान ले रिलायंस इंडस्ट्रीज ही किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल गूगल का कुछ शेयर्स खरीद लिया, तो वो थोड़ी ना एफडीआई है, वो है एफपीआई। तो जो पैसा आया माइनस जो पैसा गया। नेट बोरोइंग्स क्या होता है तुमको पता है? नेट बोरोइंग्स का मतलब सबको पता है। अच्छा देखो, एफडीआई, अच्छा इसका एसेट और लायबिलिटी इंप्लीकेशन तो हम किया ही नहीं। अगर कोई बाहर वाला हमारी कंट्री में आके जमीन खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट खरीदा, हाँ या ना, तो हमारी कंट्री का असेट गिरा कि नहीं गिरा? गिरा। हम तो यही तुमको बोला था कि अगर पैसा आया और असेट गिरा, कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट रिसीट है। हमारी कंट्री ने फॉरेन में कोई पोर्ट खरीद लिया तो असेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। हमारी कंट्री ने पुराना कोई लायबिलिटी क्लियर किया, लायबिलिटी घटा कि नहीं घटा? घटा। ये सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है। अरे किसको किसको क्लियर है यार, कम ऑन। लिखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट refers to the intention, sorry, foreign direct investment refers to the investment, 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 लिखा क्या? foreign direct investment refers to the investment made with the intention of, made with the intention of acquiring assets, made with the intention of acquiring assets and actively, and actively managing, and actively managing the business in a particular country. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अभी यहाँ पे हो गया, मीन्स परचेजिंग एन एसेट एंड द सेम टाइम अक्वायर कंट्रोल ओवर इट, अक्विजिशन ऑफ फर्म इन वन कंट्री बाय फर्म इन अनदर कंट्री, ये है ना। अच्छा अभी आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल, 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 माइक्रोसॉफ्ट इंडिया is an example of FDI coming in from USA. Microsoft India is an example of FDI coming in from USA. Coming in from USA. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया सर, इतना हो गया, हाँ सर। और अभी 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 ये हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अब आते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो पे, फॉरेन पोर्टफोलियो पे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे। लिखिए, इट रेफर्स टू एन इन्वेस्टमेंट, it refers to an investment made with the intention of acquiring an asset, made with the intention of acquiring an asset, made with the intention of acquiring an asset, but here the investor has a passive role, but here the investment has the, here the investor has a passive role, but here the investor has a passive role, here the investor has a passive role, as here the investor has a passive role, here the investor has a passive role, as they are not in,
as they are not interested in the as they are not interested in the as they are not interested in the management of day to day affairs of the company, as they are not interested in the management of day to day affairs of the as they are not interested in management of day to day affairs of the as they are not interested in management of day to day affairs of the company. Example, example, example of a foreign investor buying some shares of an Indian company. Example, a foreign investor buying some shares of an Indian company. A foreign investor buying some shares of an Indian company. बोरोइंग्स का तो खैर सबको पता है, तो नो नीड टू टॉक अबाउट इट. अच्छा, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस को क्या बोला था? अकोमोडेटिंग. सर हम लोग को ये आप समझाया बिल्कुल नहीं है, लेकिन बता देगा, बता देगा, बता देगा. अभी हेडिंग डालना है एक ठो, ये सब छोड़ दो. अभी हेडिंग डालना है एक ठो. नंबर 1, बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड लिखो. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स. तुम लोग सही पढ़ रहा है. गुड्स ही लिखा हुआ है, सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड नहीं है. गुड्स ही लिखा हुआ है, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है. लिखो. अब डेफिनेशन लिखना. बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द बैलेंस ऑफ. लिखो. बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द बैलेंस ऑफ. बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द बैलेंस ऑफ. बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द बैलेंस ऑफ. लिखा. बैलेंस ऑफ ट्रेड शोज द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स. शोज द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ. Balance of trade shows the balance of exports and imports of visible goods. Balance of trade shows the balance of exports and imports of visible goods in a given year. In a given year. Balance of trade shows the balance of exports and imports of visible goods in a given year. लिखा क्या? इन अ गिवन ईयर. लिख लो. बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू. अच्छा ये तो लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास, तो छोड़ दो, नहीं लिखना है. ये हो गया. ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये हो गया बैलेंस ऑफ. एक और कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. बैलेंस ऑफ. इसमें तीनों इंक्लूड होगा. गुड्स भी, सर्विसेज भी और यूनिलैटरल्स भी. लिखो. हेडिंग डालो. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. लिखो. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. लिखो. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट is made up of visibles. Balance of current account is made up of visibles. Balance of current account is made up of visibles. Invisibles is made up of visibles, invisibles, and transfers. And transfers. And transfers. लिखना. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड. लिखो. इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स plus balance of unilateral transfers. 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 तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स प्लस बैलेंस ऑफ. लिख लिया क्या? प्लस बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. लिख लिया. ये हो गया. अभी नेक्स्ट है. हेडिंग डालो. बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट.
लिखो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, एवरीवन राइट डाउन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट refers to the balance of capital transfers. Balance of capital account refers to the balance of capital transfers. Balance of capital account refers to the balance of capital transfers. लिखा, balance of capital account refers to the balance of capital transfers डैश देके लिखो borrowings and lendings from abroad, डैश देके लिखो borrowings and lending from abroad, borrowing and lending from abroad, and sales and purchases of assets, and sales and purchase of assets from other countries. हुआ क्या? और तुम लोग को पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? अरे बैलेंस ऑफ पेमेंट का दो हिस्सा होता है, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट निकाल लो और बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट निकाल लो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सम ऑफ बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ कैप। नहीं समझे? समझो, एक ऐसे ही बात कर रहा हूं। मान लो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट इन यूएस डॉलर्स 1000 रहा, पॉजिटिव 1000 रहा, पर बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इन यूएस डॉलर्स हम लोगों का -500 रहा। क्या रहा? -500। तो ओवरऑल सॉल्व करने से बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना आ रहा है? +500 आ रहा है। कितना आ रहा है? प्लस। दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज, दैट इज व्हाट बैलेंस ऑफ। तो लिखो, लिखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स बोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंक्लूड्स both balance of current account and balance of capital account. Balance of payment includes both balance of current account and balance of capital account. Balance of payment includes both balance of current account and balance of capital account. लिखो balance of payment considers all outflows, considers all outflows, considers all outflows and inflows to a particular country. अच्छा, अब ना यहां से कुछ लिखना नहीं है तुमको, लिखाएगा नेक्स्ट क्लास में, समझाएगा। सुनो अब बात को, सुनो अभी बात को सुनना है ना, बात को सुनना। अब ना लिखना नहीं, हाँ एवरीवन, अभी तक अब सुनना। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है अब। जो भी ट्रांजैक्शंस तुम अदरवाइज भी करता, बोलो बोलो, जो भी ट्रांजैक्शंस हम लोग अदरवाइज भी करता, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। मतलब यहां तक अभी जो भी पढ़ाया वो था ऑटोनॉमस। किसी को फॉरेन इन्वेस्टर मिला, कोई फॉरेन में इन्वेस्ट किया, कोई फॉरेन से बोरो किया, कोई फॉरेन को लोन दिया, ये सारा चीज जो बाय डिफॉल्ट होता उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं? चाहे वो करंट अकाउंट के अंदर हो, चाहे वो। पर अब सोच के देखो, एक सेकेंड, अब एक जवाब देना मेरे को। एक कंट्री है जिसका $1000 का, एक ऐसे ही छोटा वैल्यू ले रहा हूं, $1000 का, $1000 का पैसा आया, $1000 आया, चाहे वो करंट कैपिटल सब कुछ मिला के यूनिलैटरल मिलाकर आया हो, और इस कंट्री का $1500 खर्चा हुआ, तो ओवरऑल में ये कंट्री सरप्लस में है कि डेफिसिट में है? तुम लोग अब एक बात का जवाब ही नहीं दे रहा है मेरे को। अब एक बात का जवाब दो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है -$500, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। एक सवाल तो तुम लोग जवाब दो, ये तो था ही नहीं इस कंट्री में, आया ही 1000, तो 1500 चला कैसे गया? समझ आया? इस 500 को मेकअप करने के लिए
कंट्री से $500 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो ये $500 कंट्री कैसे मेकअप करेगा? क्या करके? लोन लेके। तो मतलब $500 और लेना पड़ा, किस लिए लेना पड़ा? जिससे इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को खत्म कर पाए। इसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो करने के लिए, याद है बोला था ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस को अकोमोडेटिंग बोलते हैं। ये वो ट्रांजैक्शन जिसको एंटर किया जाता है जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक्चुअली में बैलेंस किया जा सके। वैसे ही उल्टा, किसी कंट्री में ये भी तो हो रहा होगा एट द सेम टाइम कि उसके पास 1500 आया होगा और 1000 उसके पास से गया होगा, मतलब उस कंट्री के पास ₹500 एक्स्ट्रा पड़ा होगा। तो अगर उस कंट्री के पास $500 एक्स्ट्रा पड़ा है, उस कंट्री के पास $500 एक्स्ट्रा पड़ा है, उस कंट्री के पास अगर $500 एक्स्ट्रा पड़ा है, मतलब क्या होने वाला है? वो जो $500 कंट्री के पास एक्स्ट्रा पड़ा है, मतलब क्या होने वाला है? वो $500 कंट्री को किसी को देना पड़ जाएगा। तो ओवरऑल में अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। आया क्या बात समझ में? यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज जीरो इन अकाउंटिंग सेंस, एक्सप्लेन। तब तुमको बताना पड़ेगा अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। आया क्या समझ में? हालांकि ये चीज हम लिखवाएगा नेक्स्ट डे। आज यहां तक की बात रोकेंगे, नेक्स्ट डे अपने आगे बात करते हैं। गुड बाय एवरीवन।